दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही अच्छी खबरें हैं जिनको सुनकर मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहली खबर है फिल्म नो एंट्री 2 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले फिल्म नो एंट्री रिलीज हुई थी और बहुत बड़ी हिट रही थी। और उस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी साहब पिछले काफी सालों से नो एंट्री 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं रही है। अनीस भाई ने फिल्म नो एंट्री 2 की कहानी तकरीबन 5 साल पहले लिख ली थी और 5 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये फिल्म बन जाए। और इस फिल्म के इतना डिले होने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो फिल्म नो एंट्री के एक्टर्स थे वो नो एंट्री 2 में मिल ही नहीं रहे हैं। अब निर्माता बोनी कपूर और डायरेक्टर अनीस बज्मी ने डिसाइड किया है कि भाई उन एक्टरों के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता और जो एक्टर्स उनको मिलते हैं उन्हीं के साथ नो एंट्री 2 बना देनी चाहिए। अब इस फिल्म के लिए साइन किया गया है मालेगांव के गेंडा लुकिंग एक्टर अर्जुन कपूर को, 2.5 फीट 3 इंच हाइट और 50 किलो वेट वाले वरुण धवन को। पंजाबी फिल्मों के एक्टर दिलजीत दोसांझ को भी इस फिल्म के लिए साइन किया गया है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम इस एक्टर के साथ ये है कि ये पगड़ी के बिना कोई भी रोल नहीं करता। तो अगर नो एंट्री 2 में भी ये पगड़ी पहनेगा तो क्या वो जलवा दिखा पाएगा जो दिखाना चाहिए? और इस फिल्म में लड़कियों की भी भरमार है। 1, 2, 3, 4 नहीं है बल्कि टोटल 8 लड़कियां हैं। बोनी कपूर के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर में चालू हो जाएगी, क्योंकि मार्च में अनीस बज्मी साहब भूल भुलैया 3 की शूटिंग चालू करेंगे जिसमें कार्तिक आर्यन है। अगर फिल्म नो एंट्री 2 की शूटिंग नवंबर में चालू होती है तो जाहिर सी बात है अगले 4-5 महीनों में यह फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यह फिल्म 2025 में रिलीज हो जानी चाहिए। लेकिन बोनी कपूर की फिल्म के बारे में यह कोई नहीं बता सकता कि उनकी फिल्म कब रिलीज होगी। अगर नो एंट्री 2 में भी वही स्टार्स होते जो नो एंट्री 1 में थे तो फिर तो इस फिल्म का सुपर डुपर हिट होना तय था। लेकिन अब यह फिल्म ऐसे एक्टरों के साथ बन रही है जिनके नौकर भी उनकी फिल्में नहीं देखते, पड़ोसी भी उनकी फिल्में नहीं देखते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब यह कहना बड़ा मुश्किल है कि यह फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। आज की दूसरी खबर भी एक फ्रेंचाइज फिल्म के ही बारे में है, यानी कि वेलकम 2 के बारे में है। इस फिल्म के मेन लीड हीरो है अक्षय कुमार साहब और आप सभी जानते हैं कि कुछ महीनों पहले इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई थी और उस वक्त इस फिल्म को फाइनेंस कर रहा था जियो। लेकिन अब जियो ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, अब जियो इस फिल्म को नहीं कर रहा है। कुछ दिनों पहले उड़ती उड़ती ये खबर भी आई थी कि भूषण कुमार साहब इस फिल्म को कर रहे हैं, लेकिन अब पता चला है कि भूषण कुमार साहब भी इस फिल्म को नहीं कर रहे। अब बताया जा रहा है कि जो इस फिल्म के निर्माता हैं फिरोज नडियाडवाला साहब, वो खुद ही अपना पैसा लगाकर इस फिल्म को कंप्लीट करेंगे और फिल्म को कंप्लीट करने के बाद किसी को बेचेंगे। इस फिल्म का सेकंड शेड्यूल जल्दी ही चालू होने वाला है और मुंबई में एक जगह बहुत बड़ा सेट लगाया जा रहा है। तो उम्मीद यह की जा रही है कि इस सेट पर तकरीबन 50% फिल्म खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के बारे में। यह तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि 80 के दशक में मुलायम सिंह साहब ने भी फिल्म सिटी बनाने की कोशिश की थी नोएडा में, जहां आज की तारीख में सभी टीवी चैनल्स हैं। और यूपी में इस फिल्म सिटी को बनाने के लिए मुलायम सिंह जी ने यह किया था कि उन्होंने सभी फिल्म वालों को बड़े बड़े प्लॉट्स दिए थे और उनसे कहा था कि भाई आप अपने स्टूडियो खोलें, आप अपने ऑफिस खोलें और आप यही फिल्में बनाएं। और मैं आपको यह बता दूं कि उस फिल्म सिटी के बनने के वक्त भी बोनी कपूर को बहुत बड़ा प्लॉट दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि किसी भी बॉलीवुड वाले ने वहां कोई स्टूडियो नहीं खोला था, कोई फिल्म नहीं बनाई थी। कुछ सालों के बाद इन सभी ने वो प्लॉट्स बेच दिए थे 100 करोड़ में, 150 करोड़ में, 200 करोड़ में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड वालों ने यूपी सरकार को चूना लगा दिया था। अब एक बार फिर से यूपी में उसी तरह फिल्म सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है और इस बार सीएम योगी जी ये चाहते हैं कि भाई ये फिल्म सिटी बन जाए, ये प्रोजेक्ट फ्लॉप ना हो। इस फिल्म सिटी को बनाने के लिए कुछ फिल्म वालों ने टेंडर सबमिट किए थे। इनमें अक्षय कुमार था, भूषण कुमार था, बोनी कपूर था और फाइनली यूपी की इस फिल्म सिटी को बनाने की जिम्मेदारी मिली है बोनी कपूर की कंपनी को। यानी कि गई भैंस पानी में, क्योंकि बोनी कपूर साहब ने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं किया है, वो कोई फिल्म हो या कोई और प्रोजेक्ट हो। श्रीदेवी जी के मरने से पहले ऐसा कोई वक्त नहीं था जब बोनी कपूर पे 100-150 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं था। श्रीदेवी जी के मरने के बाद बोनी कपूर को 400-500 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के मिल गए थे। तो आज की तारीख में उनके पास पैसा खूब है, लेकिन बोनी कपूर साहब आदत से मजबूर है और वो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। तो अगर फिल्म सिटी को बनाने का ठेका उनको दिया गया है तो आप ये समझ लीजिए कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये फिल्म सिटी बनेगी भी या नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो कब बनकर तैयार होगी ये कोई नहीं कह सकता।
क्योंकि जब एक बार बॉनी कपूर साहब काम चालू कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो 1 साल में कंप्लीट हो या 10 साल में कंप्लीट हो, बीच में तो उनको कोई हटा नहीं सकता, और हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे। और भाई साहब उनको कोई बुरा भला कहेगा, कुछ भी कहेगा, इससे उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अब इस फिल्म सिटी का बनना बहुत मुश्किल है। दोस्तों आज की फोर्थ खबर है ऋतिक की फिल्म फाइटर के बारे में, जो बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है। लेकिन कितनी बड़ी डिसास्टर हो गई है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हुई तो फर्स्ट डे का बिजनेस था तकरीबन 55 करोड़ और लाइफ टाइम बिजनेस था 150 करोड़। बस फिल्म फाइटर का भी कुछ वैसा ही हाल है। इस फिल्म का 4 दिन का बिजनेस था 115 करोड़ और अब शायद यह फिल्म 175 करोड़ पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इस फिल्म ने 5वें दिन बिजनेस किया 7.5 करोड़ का और छठे दिन बिजनेस किया सिर्फ 6 करोड़ का, और आज 7वें दिन का बिजनेस होगा तकरीबन 5 करोड़ रुपए। यानी कि अगर यह कहा जाए कि यह फिल्म पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, ठीक वही इसके साथ हुआ है जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ हुआ है, तो गलत नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं कि कंगना की फिल्म तेजस भी फाइटर जैसी ही थी और उस फिल्म के साथ भी यही हुआ था, उसको भी कोई देखने नहीं गया था, वो भी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। तो यानी कि कंगना की भी वैसी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हुई और ऋतिक की भी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हुई। तो अगर ये कहा जाए कि ये दोनों एक जैसे हैं तो गलत नहीं होगा। मुझे इन दोनों की चॉइस को देखकर और इनकी बाकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी ही चाहिए थी। मेरे ख्याल में ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। दोस्तों आज की 5वीं खबर है एनिमल के निर्माता मुराद खेतानी और भूषण कुमार साहब के बारे में। इन दोनों में झगड़ा हो गया था और फिर ये दोनों दिल्ली की अदालत में गए थे केस लड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली की अदालत में केस पता नहीं कितने सालों चलता, तो जाहिर सी बात है अगर भूषण साहब उस केस को कंटिन्यू करते तो फिर वो अपनी फिल्म को ओटीटी पर रिलीज नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि भूषण ने और मुराद ने कोर्ट के बाहर फैसला कर लिया है, सुलह कर ली है, और मेरी सोर्सेज के मुताबिक भूषण कुमार ने मुराद साहब को तकरीबन 50 करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन अब मुराद साहब की एनिमल फ्रेंचाइज में कोई भी हिस्सेदारी नहीं रही, यानी कि सभी आईपी राइट्स भी भूषण कुमार साहब के हो गए हैं। अब भूषण कुमार एनिमल 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, मुराद खेतानी को उनको कुछ नहीं देना होगा। दोस्तों आज की छठी खबर है भूमि पेडनेकर के बारे में। आप सभी को पता है कि ये लड़की गलती से हीरोइन बन गई है। इसमें ऐसा एक भी गुण नहीं है जिसकी वजह से इसको हीरोइन होना चाहिए। हाँ, हीरोइन बनने की एक क्वालिटी तो है, लेकिन उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। तो अब नेटफ्लिक्स पर भूमि की एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है भक्षक, और इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है एसआरके की कंपनी रेड चिल्ली ने। यह वेब सीरीज कितनी अच्छी होगी या खराब होगी ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, और जो लोग इसको देखेंगे वही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो वेब सीरीज देखता नहीं हूं। दोस्तों आज की 7th खबर है एनिमल के बारे में। लास्ट वीक ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसने एक रिकॉर्ड बना दिया है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 6.5 मिलियन लोग देख चुके हैं, और ये नेटफ्लिक्स की नॉन इंग्लिश ऐसी 4th फिल्म है जिसको इतने ज्यादा लोगों ने देखा है। और अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं इस फिल्म को रिलीज होकर, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको कम से कम 10 मिलियन लोग नेटफ्लिक्स पर जरूर देखेंगे। दोस्तों आज की 8वीं खबर बहुत ही जबरदस्त है। ऋतिक ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। ऋतिक ऐसा मानता है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है सबा आजाद, उनको कहानी के बारे में बहुत ज्यादा पता है। अगर वो कहानी सुनकर ये कह देंगी कि भाई ये फिल्म चलेगी तो वो चलेगी, और अगर वो ये कह देंगी कि नहीं ये कहानी अच्छी नहीं है तो फिर वो फिल्म बकवास है, वो नहीं चलने वाली है। और यही वजह है कि ऋतिक ने यह फैसला किया है कि जब भी वो किसी फिल्म की कोई कहानी सुनेंगे तो सबा आजाद उनके साथ सुनेगी, और सबा आजाद डिसाइड करेगी कि ऋतिक को फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि शाहिद कपूर की वाइफ मीरा भी कुछ ऐसा ही करती है, और शाहिद कपूर का कैरियर क्या जबरदस्त चल रहा है आप सभी को पता है, बेचारा टोटल फ्लॉप है। तो यही कुछ ऋतिक के साथ होने वाला है। मेरे ख्याल में अगले कुछ सालों में ऋतिक का कैरियर भी खत्म होने वाला है, क्योंकि यहां तक तो चलो ठीक है कि भाई ऋतिक और सबा दोनों साथ में कहानी सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ऋतिक को फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब सबा कहानी सुनने आएगी तो ये किसको पता कि भाई वो नॉर्मल आएगी या माल लगाकर आएगी। बात को समझे हो ना। और बॉलीवुड में ये कमाल की बीमारी है कि बॉलीवुड वालों को ये लगता है कि सब कुछ लड़कियों को ही पता है। भाई साहब आप किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में चले जाओ, कहानी कौन सुनता है? लड़कियां। उन लड़कियों की तनख्वाह क्या होती है?
25,000, 30,000, 40,000, 50,000। मुझे आप ये बताइए कि जब बेचारी एक लड़की की तनख्वाह ही 40-50 हजार है तो वो किसी तरह सरवाइव कर रही है, उसको कैसे पता कि भाई कोई कहानी अच्छी होगी या बुरी होगी। और जितने लड़के लड़कियां कॉर्पोरेट हाउसेज में काम करते हैं उनको तो पार्टी से ही फुर्सत नहीं होती, उनको शराब और ड्रग से ही फुर्सत नहीं होती, उनको फ्लर्टिंग से ही फुर्सत नहीं होती, तो वो बेचारे क्या सुनेंगे किसी कहानी को और क्या बताएंगे कि भाई वो कहानी अच्छी है या बुरी है। दोस्तों आज की 9th खबर यह है कि वाईआरएफ ने डायरेक्टर मोहित सूरी को साइन किया है एक लव स्टोरी फिल्म बनाने के लिए। बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि मोहित सूरी लव स्टोरी बहुत बढ़िया बना सकता है। मोहित सूरी की फिल्म एक विलन बहुत बड़ी हिट हुई थी और उसके बाद से अब तक जितनी भी फिल्में मोहित ने बनाई हैं उनमें से कोई भी नहीं चली, सब की सब फ्लॉप हैं। और मोहित की फिल्मों के फ्लॉप होने की शायद एक वजह यह भी है कि मोहित कोई भी ओरिजिनल फिल्म नहीं बनाता। मोहित या तो कोरियन फिल्म को कॉपी करता है या किसी फॉरेनर फिल्म को कॉपी करता है। बताया जा रहा है कि जिस फिल्म के लिए आदित्य चोपड़ा ने मोहित सूरी को साइन किया है उस फिल्म की हीरोइन होगी सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुहाना खान के अपोजिट किसी नॉन लड़के को लिया जाएगा या किसी न्यू लड़के को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यह इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यह फिल्म एक म्यूजिकल लव स्टोरी होगी। मोहित सूरी एक एक्शन फिल्म अक्षय कुमार के साथ भी कर रहा है जिसका प्रोड्यूसर है रोहित शेट्टी। इसका मतलब यह हुआ कि मोहित के पास अब 2 फिल्में हैं, दोनों में से अगर एक फिल्म भी हिट हो गई तो अगले 5 साल तक मोहित डायरेक्टर बना रहेगा। बॉलीवुड में 5 साल के लिए बने रहने के लिए किसी भी डायरेक्टर या एक्टर को सिर्फ एक हिट फिल्म देनी होती है। आज की 10वीं खबर है नाव्या के शो व्हाट द हेल के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाई ये नाव्या कौन है? ये अमिताभ बच्चन साहब की बेटी है और इस लड़की ने एक शो किया था व्हाट द हेल जो हिट रहा था। अब ये लड़की उसका सीजन 2 कर रही है। तो सीजन 2 में उन्होंने जया बच्चन को बुलाया था और जया बच्चन जी से पूछा कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में कितना रोमांस रह जाता है। जया जी ने वही बताया जो हकीकत है। जया जी ने कहा कि देखो भाई, रोमांस जो है वो शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं होता। जिस दिन शादी होती है उसी दिन रोमांस घर की किसी खिड़की से निकलकर भाग जाता है, उसके बाद रोमांस चीज की कोई चीज घर में रह नहीं जाती। और मैं जया बच्चन जी की इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। रोमांस सिर्फ उस वक्त तक ही रहता है जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। जैसे ही शादी होती है वैसे ही ये कहावत बिल्कुल सच हो जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों आज की 11वीं खबर है बिग बॉस 17 जीतने वाले लुक्खे मुनव्वर फारूकी के बारे में। ये तो आप सभी जान चुके हैं कि लुक्खा एक वक्त में एक गर्लफ्रेंड नहीं रखता बल्कि एक वक्त में 4-5 गर्लफ्रेंड्स रखता है। इसको मजा आता है एक टाइम में बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में। लेकिन कमाल यह है कि जब ये बिग बॉस की ट्रॉफी जीतकर डोंगरी गया तो भाई साहब सड़कों पर लाखों लोग निकल आए इसको देखने के लिए। चलिए यहां तक तो ठीक था कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 जीत गया, उसकी ट्रॉफी लेकर वो डोंगरी आ गया जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था और उसको देखने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद डोंगरी के कुछ लड़कों ने कानून तोड़ दिया और कानून यह तोड़ा कि उन्होंने ड्रोन उड़ाया पब्लिक को कैप्चर करने के लिए, सब कुछ शूट करने के लिए, लेकिन ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं ली गई थी। और यही वजह है कि अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है मुनव्वर और उसके दोस्तों के खिलाफ। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट होना पड़ेगा और जो गलती की है उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। दोस्तों आज की 12वीं खबर यह है कि जैसे ही बिग बॉस 17 का फिनाले हुआ, मुकेश छाबड़ा ने एक ट्वीट करके कहा कि मैं जल्दी ही आयशा और अंकिता लोखंडे को किसी फिल्म के लिए कास्ट करूंगा। जैसे ही मुकेश ने ट्वीट किया वैसे ही पब्लिक उन पर टूट पड़ी और उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही मिनटों के बाद मुकेश ने ट्वीट डिलीट कर दिया। लोग मुकेश से यह जानना चाह रहे थे कि भाई साहब अंकिता बहुत बड़ी फ्लॉप, आयशा बहुत बड़ी फ्लॉप, तो तुम इनको फिल्म क्यों दिलाओगे? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? अरे बहुत सारे और लोग हैं जो हिट हैं, उनको कास्ट करो। ऐसे लोगों को क्यों कास्ट करना चाहते हो आप जो जिंदगी में बहुत बड़े फ्लॉप हैं? और कुछ देर के बाद मुकेश ने एक और ट्वीट किया कि मैं जल्दी ही मुनव्वर फारूकी को किसी फिल्म के लिए कास्ट करूंगा और ये ट्वीट देखकर लोग खुश हो गए। फिर लोगों ने मुकेश को अच्छी अच्छी बातें कही। दोस्तों आज की 13th खबर यह है कि फिल्म वॉर 2 की शूटिंग मार्च में चालू हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि वॉर में था ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ,
और वो फिल्म हिट रही थी। लेकिन वार 2 में टाइगर श्रॉफ भी नहीं है और वार 2 का डायरेक्टर सिद्धार्थ भी नहीं है। अब इस फिल्म में टाइगर की जगह जूनियर एनटीआर को लिया गया है और इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहा है ब्रह्मास्त्र का डायरेक्टर। आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन की वो आखिरी फिल्म वार थी जो हिट रही थी। उसके बाद से अब तक जितनी भी उसने फिल्में की हैं सब फ्लॉप रही हैं, वो फाइटर हो, विक्रम वेधा हो या सुपर 30 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ऋतिक रोशन के सामने करो या मरो वाली सिचुएशन है, यानी ऋतिक की ये फिल्म चलनी ही चलनी चाहिए। अगर ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो फिर मेरे ख्याल में ऋतिक को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अगर इस फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म 2024 में रिलीज नहीं होगी, 2025 में रिलीज होगी, क्योंकि इसका जो डायरेक्टर है उसने ब्रह्मास्त्र 9 साल में बनाई थी। तो जाहिर सी बात है वार 2 को 1 साल में वो बनाने वाला है नहीं। दोस्तों आज की 14th खबर है जल्दी ही रिलीज होने वाली फिल्म सावरकर के बारे में। इस फिल्म के हीरो है रणदीप हुड्डा और इस फिल्म की हीरोइन है अंकिता लोखंडे और इस फिल्म को डायरेक्ट भी रणदीप हुड्डा ने खुद ही किया है। यह फिल्म इसी साल 22 मार्च को रिलीज हो रही है और रणदीप का ऐसा मानना है कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म में हीरोइन अंकिता लोखंडे है जो बहुत ज्यादा निगेटिव है, जिसको पब्लिक को फ्री में भी नहीं देखना है। अगर अंकिता लोखंडे फ्री टिकट दे, कोल्ड ड्रिंक दे और समोसा भी दे तब भी कोई उसकी फिल्म देखने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाई जब पब्लिक को यह पता चलेगा कि इस फिल्म की हीरोइन अंकिता लोखंडे है तो फिर पब्लिक उस फिल्म को देखने क्यों जाएगी और यह फिल्म हिट कैसे होगी। यह सिर्फ मेरा अंदाजा है जो गलत भी हो सकता है फिल्म हिट हो जाए तो जब फिल्म रिलीज होगी बाकी बातें उसी वक्त मैं उसके रिव्यू में करूंगा। दोस्तों आज की 15th खबर है एसआरके के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एसआरके एक फिल्म की शूटिंग चालू करने वाले थे जिसमें सुहाना खान भी थी और जिसको डायरेक्ट कर रहे थे सुजॉय घोष। लेकिन अब खबर आई है कि शाहरुख खान ने इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। शाहरुख खान इस फिल्म को नहीं करना चाहता और उसकी वजह यह है कि शायद लोगों में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि भाई फादर ही अपनी बेटी को प्रमोट कर रहा है, किसी और ने उसको अपनी फिल्म में नहीं लिया है। तो अगर सुहाना किसी और की फिल्म करेगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि वो घर की फिल्म करे और शाहरुख खान के साथ करे। और मेरे ख्याल में शाहरुख खान साहब का ये डिसीजन बिल्कुल 100% सही है। दोस्तों आज की 16th खबर है हीरोइन रकुल प्रीत के बारे में जो जल्दी ही अपने बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी के साथ गोवा में शादी करने वाली है। ये शादी 20 और 21 तारीख को गोवा में होगी और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि पूरा बॉलीवुड इस शादी में हिस्सा लेगा। एक तरह से कहा जाए तो बॉलीवुड की हीरोइनों में शादी करने की होड़ लगी हुई है। जिसको देखो वो शादी कर रही है। कियारा, करीना, कैटरीना सभी शादियां कर चुकी हैं। बस ये एक हीरोइन बची थी जो कुछ फिल्मों में दिख रही थी और अब शादी के बाद ये भी कोई फिल्म नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री में इस वक्त हीरोइनों की बहुत ज्यादा कमी है और इस वक्त बॉलीवुड को कम से कम 5 बढ़िया हीरोइनों की सख्त जरूरत है। दोस्तों आज की 17th खबर यह है कि रणबीर कपूर ने तैयारी शुरू कर दी है संजय लीला भंसाली की फिल्म को शूट करने के लिए। इस फिल्म की शूटिंग मार्च में चालू हो जाएगी और इस फिल्म में रणबीर के साथ है आलिया और कल्लू भाई। संजय लीला भंसाली भी एक ऐसा डायरेक्टर है जो किसी भी फिल्म को बहुत जल्दी नहीं बनाता, क्योंकि वो बढ़िया फिल्म बनाता है तो जाहिर सी बात है बढ़िया फिल्म बनाने के लिए टाइम लगता है। और क्योंकि एनिमल के बाद रणबीर कपूर की ये पहली फिल्म है जो चालू हो रही है तो संजय के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है। संजय इसको बहुत आराम से बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि संजय इस फिल्म को कम से कम 250 दिन तो शूट जरूर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म 2024 में रिलीज नहीं होने वाली है। और यहां यह भी क्लियर हो जाता है कि रणबीर की अगली आने वाली फिल्म यही होगी, ना कि एनिमल पार्ट 2। आज की 18th खबर है प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा के बारे में, जिसने मीडिया को बताया है कि वो मार्च में शादी करने वाली है। हालांकि मैं ये खबर काफी पहले दे चुका हूं। तो जब मीडिया ने मीरा से पूछा कि भाई आपकी शादी में प्रियंका चोपड़ा भी आएगी या नहीं आएगी, मीरा ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा भी आएगी, मनारा चोपड़ा भी आएगी, सब आएंगी मेरी शादी में। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि मीरा चोपड़ा की शादी में ना ही तो मनारा चोपड़ा आएगी और ना ही प्रियंका चोपड़ा आएगी। दोस्तों आज की 19th खबर यह है कि मनोज बाजपेयी को एक संस्था ने एक अवार्ड दिया है समाज में योगदान करने के लिए। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाई मनोज बाजपेयी ने समाज के लिए क्या योगदान दिया है। उन्होंने सिवाय वेब सीरीज करने के और कुछ नहीं किया और वो वेब सीरीज भी इतनी घटिया जिसमें सिवाय रेप, क्राइम, मर्डर के और कुछ भी नहीं है। उन सभी वेब सीरीज में शराब, ड्रग्स और वायलेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सभी वेब सीरीज ऐसी हैं कि फैमिली के 2 लोग साथ में बैठकर उनको नहीं देख सकते। तो मेरे ख्याल में मनोज बाजपेयी ने समाज का नुकसान किया है। समाज के लिए क्या योगदान किया है यार। अगर किसी एक्टर को ऐसी घटिया घटिया वेब सीरीज करने के लिए भी अवार्ड दिया जा सकता है, उसको समाज में अच्छा काम माना जा सकता है, तो फिर तो मेरे ख्याल में बॉलीवुड का हर आदमी अवार्ड डिजर्व करता है और हर बॉलीवुड वाले को अवार्ड दिया ही जाना चाहिए, है ना दोस्तों। सही कह रहा हूं ना।
दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भाई साहब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।